अब्दुल्ला मूल गाजवान का करेंगे दौरा। भीषण आग से प्रभावित हुए लोगों का सुनेंगे दुख दर्द। आज दोपहर को मूल गाजवान पहुंचे उमर अब्दुल्ला प्रशासन के अधिकारियों से राहत कार्य का लेंगे ब्यौरा। 6 साल बाद पेश होगा जम्मू कश्मीर का बजट। नए वित्तीय मंत्री को मिलेगा बजट पेश करने का गौरव। विभागों के वितरण के बाद वित्त मंत्री का होगा ऐलान। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का होगा पहला बजट। जसवाल लिंक रोड पर नहीं बन पाया अंडरपास। रेलवे फाटक अक्सर बंद रहने से लोग परेशान। 20 से 25 सीमावर्ती गांव की आबादी प्रभावित। गंभीर मरीज भी समय पर नहीं पहुंच पाते अस्पताल। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चित्तन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात होगी आज तक की अहम खबर के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज किश्तवाड़ के मूल गाजवान इलाके का दौरा करने जा रहे हैं। इस इलाके में सोमवार को लगी भीषण आग में 50 से ज्यादा मकान और अन्य संपत्ति जलकर राख हो गई थी, जहां पर मुख्यमंत्री आज दोपहर को मूल गाजवान पहुंचकर प्रभावितों से मिलकर उन्हें हुए नुकसान का ब्यौरा लेंगे। किश्तवाड़ प्रशासन के अधिकारी पहले से ही मूल गाजवान जो है उसके कैंप वहां पर कर रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री को प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए किए जा रहे काम का ब्यौरा दिया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार जो काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला किश्तवाड़ पहुंच रहे हैं, क्योंकि 70 से अधिक घर जो है यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। इसकी वजह से 500 से अधिक जो आबादी है वो प्रभावित हुई नजर आई। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो किश्तवाड़ पहुंच रहे हैं इन तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ किश्तवाड़ से संवाददाता अजय शान ज्वाइन कर चुके हैं। अजय, आपसे जानना चाहूंगी, आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला किश्तवाड़ पहुंच रहे हैं, जो प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात की जाएगी और तमाम जो अधिकारी हैं उनसे ब्यौरा लिया जाएगा। किस तरीके से इन लोगों के हित में काम किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, अब से कुछ देर के बाद जो हमें बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला वार्ड 1 में लैंड करेंगे। हालांकि जिला प्रशासन से बंद से ही वहाँ पर एक्टिविटी के साथ DCSP और दूसरे अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। जिस प्रकार से नुकसान हुआ है उसका जायजा लेने मुख्यमंत्री वहाँ पर जा रहे हैं। पहले से ही रेस्टोरेंट को दूसरे तरफ से रिलीज की घोषणा कर दी थी और रिलीज करके वहाँ पहुँचना शुरू भी हो गया है। लेकिन जिस प्रकार से पूरे का पूरा गाँव तबाह हो गया है, करीब 80 परिवार बताए जा रहे हैं जो प्रभावित हुए हैं, उनका पुनर्वास कैसे होगा एक बड़ी चुनौती है। तो उसमें जहाँ समाज की तरफ से भी डोनेशन जा रही है, लेकिन सरकार की भूमिका अहम रहने वाली है। और इसी पर सभी की नजरें हैं कि आज मुख्यमंत्री पहले बार वहाँ पर आके लोगों को बीच जाएंगे, जो प्रभावित है उनसे इंटरेक्ट करेंगे और उसके बाद क्या फैसला सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि पुनर्वास, जैसे मैंने कहा, कि एक बड़ी चुनौती है। बर्फबारी कभी हो सकती है और वहाँ मौसम चल रहा है, तो ऐसे में उनको फिलहाल टेम्परेरी शेल्टर कहाँ पर दिया जाए और उसके बाद उनके आश्रय कैसे बनाया जाए, इसको लेकर क्या पैकेज आने वाला है, इस पर सबकी नजरें हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले ही कुछ रिलीफ तो दिया गया है, लेकिन बड़े पैकेज की उम्मीद जताई जाए। बिल्कुल अजय, क्योंकि अभी सरकार का गठन हुआ है, नए मुख्यमंत्री आए हैं और लोगों को काफी उम्मीद है इस सरकार से, क्योंकि काफी लंबे अंतराल के बाद सरकार यहाँ पर बनी हो और पहला नेचुरल कैलेमिटी के रूप में ये आग देने की घटना जो है वो पेश आई है। लोगों को किस तरीके से उम्मीदें हैं और क्या कुछ लगता है कि कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है इन लोगों के लिए, जो कि इन लोगों को कहीं ना कहीं राहत देगा? बिल्कुल, देखिए, पहले जो शासन था उसमें जैसे आरोप लग रहे थे कि स्थानीय लोग नहीं है और बाहर के लोग आके राज कर रहे हैं, उनको हमारे लोक दर्द का पता नहीं है। और कहीं ना कहीं कुछ समर्थक की हकीकत भी थी कि जो उमर अब्दुल्ला है, जो स्थानीय नेता है, उनको स्थानीय जो परिस्थितियां हैं उनकी पूरी जानकारी है। वो खुद इन इलाकों में घूमते रहे हैं और क्या दिक्कत अब इन परिवारों को होगी आगजनी के बाद, उसका उनको पूरा जायजा है, वो मालूम है कि क्या दिक्कत है इनको। तो जो अब आस पास जाके वो जा रहे हैं, खुद वहाँ से मिलकर उनसे डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो उसका लाभ जरूर लोगों को होगा। क्योंकि उम्मीद यह है कि एक पैकेज सामने आएगा जिसके तहत उनका पुनर्वास किया जाएगा। क्योंकि बर्फबारी कभी भी हो सकती है, जैसे मैंने कहा बर्फबारी होगी तो उनको फिलहाल शॉर्ट टर्म प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि जब तक उनके आश्रय में दोबारा बन सके उनको कहाँ रखना है। वहाँ पर आसपास के इलाकों में हालांकि घरों में उनको रखा गया, लेकिन लंबे समय तक कैसे रखा जा सके
ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है स्थानीय लोगों की तरफ से कि मुख्यमंत्री के आने से इसमें जहाँ तेजी आएगी वहीं एक बड़ा पैकेज का भी ऐलान हो सकता है। अजय 2 दिन बीत चुके हैं, वो पिछले 3 रातों से और 2 दिनों से किस तरीके से लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं, क्या अभी भी खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, क्या राहत और बचाव कार्य वहाँ पर इन लोगों के लिए चल रहा है, क्या राहत सामग्री इन तक पहुँच पा रही है, क्या कुछ स्थिति है अभी वहाँ लोगों की? बिल्कुल, चाहे रेड क्रॉस की बात करें या एनजीओ की बात करें, स्थानीय लोगों की बात करें, उनका सहायता का जो हाथ है वो वहां तक पहुंचा हुआ है, राहत सामग्री वहां पहुंची हुई है। पहले दिन तो लोगों ने जो हम कह सकते हैं खुले आसमान के नीचे ही अपनी राहत जुटाई, क्योंकि वो घरों अपनी जो जलते हुए घर से उनको छोड़कर भी जाने को तैयार नहीं थे। अब उनको पुनर्वास जो धीरे धीरे आसपास के घरों में रखा गया है, कम्युनिटी किचन की वहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है, प्रशासन के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन अभी इतना जल्दी सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है, इसमें कई महीने लग जाएंगे। लेकिन जो उमर अब्दुल्ला का एक दौरा है, इसमें कहीं न कहीं तेजी इसमें आएगी जरूर, ऐसी नहीं पाई जाएगी। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। राजस्थान किश्तवाड़ के हवाले से अपडेट करें तो जहाँ पर 2 दिन पहले मूल वारवान क्षेत्र में 70 से अधिक घर जो है वो जलकर राख हो गए, 500 से अधिक लोग प्रभावित हुए और आज इन लोगों को कहीं न कहीं राहत देने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं और लोगों को ये उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा राहत जो है वो इन लोगों को पहुंच पाए, क्योंकि पिछले 3 दिन से ये लोग जूझ रहे हैं। हालांकि जो प्राइवेट कंपनीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, रेड क्रॉस सोसाइटी है या फिर अन्य जो लोग हैं वो इन लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन लोगों को उम्मीद सरकार से है, क्योंकि अभी कल ही सरकार का गठन हुआ है और लोगों को उम्मीद है कि नेचुरल कैलामिटी क्योंकि ये है और सरकार से काफी ज्यादा उम्मीद इन लोगों को है कि कहीं ना कहीं राहत की सांस ये लोग लेंगे। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। जहाँ पर संसद में 5 बजट पेश किए जाने के बाद अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जम्मू कश्मीर का 6 सालों के बाद बजट पेश किया जाएगा। ये बजट जो है वो जम्मू कश्मीर के नए वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में तब पेश किया जाएगा जब उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बजट सत्र बुलाया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली है, लेकिन विभागों का वितरण अभी बाकी है। जो भी वित्त मंत्री बनेगा उसे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त होगा। इससे पहले डॉक्टर हसीब ड्राबू ने जम्मू कश्मीर राज्य का आखिरी बजट 11 जनवरी 2018 को विधानसभा वर्ष 2018 और 19 में पेश किया था। हालांकि जून 2018 में सरकार के समर्थन वापस लेने के बाद महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी और भाजपा गठबंधन सरकार जो है वो गिर गई थी, जिसके बाद की अब कुछ ही दिनों में बजट जो है वो पेश किया जाना है। हालांकि अभी तक विभागों का वितरण नहीं हुआ है, अभी कोई भी वित्त मंत्री जम्मू कश्मीर में नहीं है, लेकिन जैसे ही वित्त मंत्री का ऐलान होगा, विभागों का वितरण होगा, तो नया बजट जम्मू कश्मीर में पेश किया जाएगा। तो इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार और सीनियर सहयोगी विनोद कुमार जी। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी, काफी लंबे अंतराल के बाद जिस तरीके से सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है और पिछले 6 सालों में बजट पेश नहीं किया गया, अब यूटी में बजट पेश होगा, क्या कुछ लगता है आपको किस तरीके से समीकरण बनेंगे और क्या कुछ डिफरेंसेस होंगे, क्योंकि यूटी का बजट इस बार पहली बार होने वाला है? देखिए सिर्फ जब चुनी हुई सरकार होती है, जब वो बजट पेश करती है या बजट तैयार करती है, बजट तैयार करने में वो स्टेक होल्डर से बातचीत करती है, जो पिछले 6 सालों से नहीं हो रहा था। अगर हम सत्यपाल मलिक की बात करें, तब उन्होंने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने बजट को मंजूरी दी थी, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में बजट पेश होता रहा वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से, यानी स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है। अब आपने खुद बताया कि 19 जून 2018 को सरकार गिरी थी, उसके बाद से या यूं कहिए कि 2014 में जब चुनाव हुआ था, 2024 में अब चुनाव हो रहे हैं, 10 सालों के बाद हुकूमत आ रही है, चुनी हुई गवर्नमेंट आ रही है, तो जब ये बजट पेश करेगी, स्वाभाविक सी बात है ये इंडस्ट्रीज से भी बात करेंगे, एम्प्लॉइज से भी बात करेंगे, ट्रेडर से भी बात करेंगे, होटलियर एस्पेक्ट से भी बात करेंगे या शिकारा वालों से भी बात करेंगे, उनकी ग्रीवेंसेस क्या है और उन ग्रीवेंसेस को वो अपने बजट में रखेंगे, जगह देंगे, तरजीह देंगे, जो एक लंबे अंतराल के बाद होने जा रहा है। मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी बात है कि जब करीब 6 सालों बाद एक फाइनेंस मिनिस्टर, जम्मू कश्मीर यूटी का फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करेगा हाउस में और उस बजट में सभी का ध्यान रखा जाएगा, इतनी उम्मीद की जाए। जी सिंपल, पहली बार केंद्र शासित प्रदेश में बजट पेश होने वाला है,
तो यहाँ पर सरकार के सामने क्या कुछ चैलेंजेस निकल कर सामने आ सकते हैं, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद बजट पेश होगा, लोगों को काफी उम्मीद है इस सरकार से इस बार। देखिए विपन, जम्मू कश्मीर में हमेशा ही बजट को लेकर के क्राइसिस रहा है। फाइनेंशियली हम अब इतना मजबूत नहीं है, बिल्कुल, और हमारा सैलरी और पेंशन कंपोनेंट और इंटरेस्ट कंपोनेंट इतना ज्यादा है कि हम कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकते। हमें डेली वेजेस की सैलरी को इन्हांस करना है, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, रैबरे तालीम, इन सबको देखना है। उसके साथ साथ हमने जो वादे सरकारों ने या जो पार्टी ने वादे किए हैं, जो सरकार बनाई है जिनने, उन वादों पर कितना अमल हो सकता है उस पर भी देखना है। और ये एक ऐसी सरकार है, ये एक ऐसी यूपी है यहाँ पर लोगों को रियायतें भी दी जानी है। अभी आपने देखा कि बिजली बिल आए तो किस तरीके से मीटरों को तोड़फोड़ की पूरी बात भी आई है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे चैलेंज है बजट को बनाने में, और बजट में केंद्र सरकार का पूरा हाथ रहता है। अभी तक जितने भी सरकारें आई हैं उन्होंने पूरी तरह से डिपेंड जो है केंद्र सरकार पे, और ये बजट भी केंद्र सरकार पर आधारित होकर के तैयार करना पड़ेगा। विनोद जी, एक चीज काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके से हमने देखा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग को मिली है कहीं ना कहीं कैबिनेट में। डिप्यूटी सीएम जम्मू से है, सतीश शर्मा जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उन्हें भी कैबिनेट में जगह मिली। लेकिन अब किस तरीके से जम्मू और कश्मीर दोनों डिविजन के साथ अब बजट में इंसाफ होगा, इस चीज को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि इस मामले में उमर अब्दुल्ला बड़े सुलझे हुए हैं। जिस तरीके से जब रिजल्ट आए थे, रिजल्ट आने के बाद जो उनकी स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल दर्शाती थी कि वो जम्मू को इग्नोर नहीं करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि ये हुकूमत एनसी की नहीं है या अलायंस की है, ये हुकूमत जम्मू कश्मीर की है। इसलिए दूसरी बड़ी बात यह कि जम्मू की एकजुटता को देख करके भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें जो मिली हैं, उमर अब्दुल्ला कतई नहीं चाहेंगे कि केंद्र सरकार के साथ गतिरोध बने या फिर जम्मू को निगलेक्ट किया जाए। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी पहली यूपी की सरकार होगी जो बनी है, वो जम्मू को ज्यादा नहीं लेकिन बराबर की तरजीह जरूर देगी। अगर कश्मीर को दिया जाता है 50 पैसे तो इनको भी 50 पैसे ही मिलेंगे, यानी 50% शेयर मिलने। ये मेरा अपना तजुर्बा है जी। अभिनव जी, आपके सवाल, अगर हम बात करेंगे विभागों के वितरण को लेकर, तो अभी तक ये वितरण नहीं हुआ है। क्या कुछ लगता है आपको कि कौन सा चेहरा हो सकता है वित्त मंत्री के रूप में? देखिए, अभी वित्त मंत्री को लेकर के कोई अभी चर्चा नहीं है। सवाल यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर रखा गया है और वो भी बार्गेनिंग कर रही है, एक प्रेशर टैक्टिक्स बना रही है। क्योंकि जब वोट हुई थी, वोट के समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पे थे, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी वहां पे थे, यानी वो उस अलायंस का हिस्सा जरूर थे। लेकिन एक भी मंत्री ने, कांग्रेस के एक भी मंत्री ने शपथ नहीं लिया। एक थोड़ा सा प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तारीख हमीद करा जब कांग्रेस और पीडीपी की हुकूमत थी 2000 में, उन्होंने जब 2002 में हुकूमत बनी थी तब तारिक हमीद करा फाइनेंस मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, और उन्होंने भी 0 डेफिसिट बजट पेश किया हुआ है। एक तजुर्बाकार है। अब्दुल रहीम नासिर हैं, ठीक है, सीनियर है, बहुत ज्यादा, बहुत मरतबा उन्होंने बजट पेश किया है, हालांकि उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। लेकिन अगर कोई गुंजाइश बनती है तो फाइनेंस जो है, मुझे लगता है कि तारिक हमीद करा अगर ज्वाइन करते हैं सरकार तो तारिक हमीद करा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी तमाम चीजों को लेकर जानकारी देने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार यहाँ पर तमाम चीजों को लेकर जानकारी दे रहे थे, अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से अब 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर की कैबिनेट में जो फाइनेंस मिनिस्टर, जिसका कि अभी तक नाम सामने नहीं आया है, वो बजट पेश करेंगे। लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद सरकार का गठन यहाँ पर हुआ है और अभी तक हालांकि नाम सामने नहीं आया है। और अब एक चीज काफी इम्पोर्टेंट, काफी चैलेंजेस सरकार के सामने रहने वाले हैं कि कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन के साथ किस तरीके से इंसाफ किया जाए। हालांकि अभी तक की बात ये सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट में दोनों डिवीजन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली है। अब जो बजट पेश होगा उसमें भी इसी तरीके की चीजें निकलकर सामने आनी है। तमाम लोगों को इसी चीज की उम्मीद है। इसी बीच सांबा के हवाले से भी बात होगी, जहाँ पर सांबा जिले के भटराल इलाके की लिंक रोड पर बना रेलवे फाटक अक्सर बंद रहने से लोग परेशान हैं। ये लिंक रोड यहाँ पर 20 से 25 सीमावर्ती गांव को आपस में जोड़ती है और यहाँ अंडरपास न बनने से वाहन चालकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
खास तौर पर अस्पताल जाने वाले मरीजों की गाड़ियां भी यहाँ अक्सर रुक जाती हैं, जिससे कि वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती। सांबा के ही घड़वाल इलाके में पहले ऐसी ही समस्या से जूझ रहे थे लोग यहाँ पर, लेकिन वहाँ अंडरपास बनने से उन्हें राहत पहुंची थी। लोगों ने अब जटवाल लिंक रोड पर भी अंडरपास बनाने की जरूरत पर बल दिया ताकि उन्हें दुश्वारियों से छुटकारा यहाँ पर मिल सके। लगातार अब लोगों की मांग है कि जो यहाँ पर जटवाल अंडरपास बनाया जाए ताकि लोगों की मुश्किलें थोड़ी सी कम हो सके। तो इन तमाम चीजों पर जानकारी देने के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ सांबा से ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, एक यहाँ पर अंडरपास बनकर तैयार हो चुका है। अब लोगों की मांग है कि जटवाल जो यहाँ पर पास है उसके नीचे भी यहाँ पर अंडरपास बने, तो क्या कुछ जानकारी है, लोगों को क्या कुछ कहना है, किस तरीके से दिक्कतें उन्हें पेश आ रही है? देखिए, बिल्कुल जटवाल से अगर लिंक रोड की बात करें तो बॉर्डर के कई गांव को ये लिंक रोड जोड़ता है, जिसमें नारन से लेकर राजपुरा के कई ऐसे गांव हैं यहाँ से लोगों का डेली बेसिस पर आना जाना है। यहीं से लोग अपने कामकाज के लिए गुजरते हैं, स्कूली बच्चे, कॉलेज जाने वाले बच्चे तमाम यहीं से गुजरते हैं। लेकिन कोई भी जैसे अपने काम पर या स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे वक्त पर स्कूल कॉलेज नहीं पहुंच पाते। इमरजेंसी में कोई पेशेंट को किसी अस्पताल में पहुंचाना है तो वो इमरजेंसी के दौरान पेशेंट वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाता है। और यहाँ पर काफी दिक्कतें जो है पिछले एक लंबे अरसे से बने हुए, आप ये कह सकते हैं कि लगभग 4 दशकों से ये दिक्कतें जो है यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं। अंडरपास अगर बन जाता है, इस रेलवे फाटक की बात करें, जो रेलवे क्रॉसिंग है, तो काफी लोगों को राहत जो मिलेगी। अंडरपास या फिर फ्लाईओवर एक छोटा बन जाए ताकि ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित ना हो, और जो लोग लगातार सफर करते हैं, कई घंटों यहाँ पर फंसे रहते हैं, कई घंटों यहाँ पर उनको वेट करना पड़ता है, वो भी यहाँ पर ना रुके, वो भी अपने वक्त पर गंतव्य की ओर पहुंच पाए। लेकिन मैं कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि अगर ट्रेन की फ्रिक्वेंसी को लेकर बात करें तो लगातार आप कह सकते हैं कि कुछ ही मिनटों के बाद जो वो ट्रेन आ जाती है। मान लीजिए कि एक ट्रेन अभी गुजरी है तो 10 मिनट के बाद दूसरी आ जाएगी, तो जो सिग्नल जो है वो फाटक वाले जो एम्प्लॉय यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको जो सिग्नल मिलता है, मान लीजिए ट्रेन अभी 10 मिनट के बाद आनी है, लेकिन किसी तरह का रिस्क नहीं लिया जाता है, इसलिए वो फाटक को पहले बंद कर दिया जाता है। 10 मिनट वहां पर आपके गए, फिर 5 मिनट आपकी ट्रेन जब गुजरेगी उसको लग जाएंगे, उसके अगले 5 मिनट में फाटक खुलेगा। यानी एक ट्रेन जब आनी जानी है, वहां से गुजरनी है, तो आपको 20 से 25 मिनट का समय जो है आपको वहीं पर व्यतीत करना है। ये एक बहुत बड़ी दुश्वारी बन चुकी है। यहाँ जटवाल ही नहीं बल्कि सांबा रेलवे स्टेशन के पास जो फाटक है वहां पर भी यही हाल है। इससे पहले गढ़वाल में भी यही सूरत हाल था, लेकिन वहां पर अंडरपास बन गया, लोगों को राहत मिली। इसी तरह से लोग यहाँ से चाहते हैं कि यहाँ पर भी इस तरह का कोई स्टेप उठाया जाए। रेलवे अथॉरिटीज के एंड पर बात करें, क्योंकि रेलवे अथॉरिटीज को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार ये रेलवे अथॉरिटी अब चर्चाओं में है। हम डिजिटल इंडिया के दौर से गुजर रहे हैं, हम मॉडर्नाइजेशन से गुजर रहे हैं, तो अभी भी लोग उसी तरह से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं कि ट्रेन गुजरेगी, ट्रेन यहाँ से जब फाटक खुलेगा उसके बाद अपने भी लोग जो गंतव्य पर पहुंचेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि बेहतर तकनीक का अगर इस्तेमाल किया जाए, आज के इस वक्त में मॉडर्नाइजेशन है, तो मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ पर ये मसला हल हो सकता है। लेकिन रेलवे अथॉरिटी को यहाँ पर संज्ञान लेने की जरूरत है। लेकिन उम्मीदें भी है नई सरकार से। अब जो रिप्रेजेंटेटिव इस इलाके से जीत कर गया है वो किस तरीके से असेंबली में जाकर इस बात को उठाएगा, इस मुद्दे को उठाएगा, वो देखने वाली बात होगी। देखिए, बिल्कुल मैं वही आपको बताना चाहता था कि जब यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो चाहे पंचायत लेवल पर हो या फिर आपके बीडीसी डीडीसी हो, उनको भी चाहिए था कि इस मसले का जो हल है करवाया जाए, इस मसले को टेकअप किया जाए रेलवे अथॉरिटीज के साथ। सांबा रेलवे स्टेशन का भी हमने आपको लगातार वक्त अपडेट किया कि उसका भी मसला हल नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब उम्मीद करेंगे कि चुनी हुई सरकार आ चुकी है, अब असेंबली में इस मुद्दे को उठाया जाएगा और तमाम जिन जिन इलाकों में भी ऐसी समस्या है, मैं सिर्फ पर्टिकुलर एक एरिया की बात नहीं कर रहा, सांबा, जटवाल या दीगर विजयपुर की तरफ आप चले जाए या कठुआ की तरफ चले जाए, ऐसे ही आपको रेल फाटक मिलेंगे और ऐसे ही लोग आपको इंतजार करते दिखेंगे, जो ट्रेन का इंतजार करते हैं कि ट्रेन आएगी, उसके बाद हम अपने अपने काम की ओर बढ़ पाएंगे। ये बड़ी दिक्कत जो वो यहाँ जटवाल में भी बनी हुई है। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर कि लोगों को तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्योंकि नई सरकार का गठन हो चुका है, अब किस तरीके से जो सांबा से बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव जीतकर असेंबली में पहुंचे हैं, वो किस तरीके से उस मुद्दे को वहां तक पहुंचाएंगे ताकि लोगों को कहीं ना कहीं राहत हो सके। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। डोडा के बाजारों में लोगों के लिए पैदल चलना मुहाल हो रहा है। इन बाजारों में अक्सर लगे रहने वाले ट्रैफिक जाम राहगीरों के साथ साथ दुकानदारों के लिए भी जी का जंजाल साबित हो रहा है। सड़कों के दोनों तरफ अवैध रूप से पार्क की कई गाड़ियां आग मिझी का काम कर रही हैं और ट्रैफिक पुलिस के अलावा जिला प्रशासन भी आंखों पर पट्टी बांधे गहरी नींद सोया है।
ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार न होने से लोग ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन को कोसने को मजबूर हो रहे हैं और उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। आपके सामने तस्वीरें हैं, लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें जो है वो जिला डोडा में पेश आ रही हैं, क्योंकि हमेशा से यहाँ पर ट्रैफिक को लेकर जो है वो चर्चाएं बनी रहती हैं। तो तमाम चीजों को लेकर जानकारी देने के लिए विकास मनहास जिला डोडा से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विकास, आपसे जानना चाहूंगी, जिला डोडा में ट्रैफिक विभाग हमेशा से चर्चाओं का विषय बना रहता है, अब किस तरीके से काम करने की जरूरत है, क्योंकि तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से। जी पर मैं आपको बता दूं, लगातार डोडा के अंदर काफी सारा जाम जो है लगातार देखने को मिलता है और आजकल जो है लगातार डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह का जाम देखने को मिल रहा है। इसमें काफी सारे लोग जो है काफी दिक्कत का सामना कर रहे हैं और कई घंटों तक लोगों को जो है लंबे लंबे ट्रैफिक के जाम में फंसना पड़ता है। और एक छोटा सा केस जिसके अंदर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान से देखना चाहिए था, लेकिन प्रॉपर तरीके से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है घेरी नींद सोई है, क्योंकि आसपास कहीं भी कोई भी गाड़ी पार्क करके चला जाता है और उसके बाद कई लंबे समय तक लोगों को इस जाम में फंसना पड़ता है, चाहे दिन का समय हो या रात का समय हो। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, चाहे सिर्फ पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस हो, क्योंकि या तो ट्रैफिक पुलिस किसी टाइम आकर चालान वगैरह करती है, उसके बाद दोबारा से ये तमाम चीजें जो है डोडा के अंदर देखने को मिलती है। विकास, ये जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, जो पुलिसकर्मी है और साथ ही साथ जो प्रशासन है, उनको किस तरीके से काम करने की जरूरत है, क्योंकि पिछले कई महीनों से हम ये खबरें प्रसारित कर रहे हैं कि लोग जो है अवैध पार्किंग कर अपने घरों की ओर प्रस्थान कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो राहगीर है उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ क्या वहाँ पर पार्किंग का कोई एरिया अलॉट करने की जरूरत है या फिर पार्किंग को लेकर कुछ काम वहाँ पर चल रहा है? हाँ, एक मल्टी कार पार्किंग का तो बस स्टैंड पे काम चल रहा है, लेकिन अलग अलग पार्किंग जो है डोडा के अंदर काफी सारी है, जिसमें यहाँ के लोगों को बता दिया है कि आप यहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी लोग जो है नहीं करते। लाखों की गाड़ी लेंगे लेकिन सड़कों के बीच में उस गाड़ी को पार्क करके आसपास चला जाएंगे। ऐसे में लोग जो है काफी दिक्कत का सामना करते हैं, चाहे स्कूल के बच्चे हों या फिर किसी ने अपने घर या किसी ने अपने रूम तक पहुंचना है, लंबे समय तक उसको जाम में फंसना पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम ये चीजें देखनी चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही है कि पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह से डोडा के अंदर देखने को मिल रहा है कि लोग जो है अब डोडा आना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में देखिए, जहाँ पर गाड़ियां इतने घंटों तक जाम में फंस जाए और किसी ने अगर हॉस्पिटल जाना हो तो ऐसे में कई बार जो है एम्बुलेंस भी इस रास्ते में फंस जाती है, लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। विकास, काफी सवाल, एक तरफ जहाँ पे प्रशासन की जिम्मेदारी है, वहीं लोगों की भी काफी अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि आज भी लोगों को ही सफर करना पड़ रहा है। तो लोगों का यहाँ पर ये गंतव्य बनता है कि वो भी कहीं सेफली पार्क जो है वो अपनी कार करे, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना पेश आए। देखिए, कम से कम एक बार ट्रैफिक विभाग को भी ग्राउंड पर उतरना चाहिए और लोगों के अगर जब तक चालान नहीं होंगे, गाड़ियां सीज नहीं होंगी, क्योंकि कई लोग जो हैं गाड़ियों में बैठकर गाड़ी साइड पर लगाने के बाद मोबाइल यूज करने स्टार्ट हो जाते हैं या इस तरह की कोई भी चीजें स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कि समय तक जाम लग जाता है। ऐसे में अगर एक बार इस तरह की शुरुआत की जाए तो दोबारा लोगों के अंदर डर भी रहेगा। और फिलहाल ये लोगों की जिम्मेवारी है कि हमें जो है इस तरह से नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लोग काफी सारे लोग जो है ऐसे हैं जो इस तरह की उल्लंघना करते हैं और इनको जो है किसी चीज का डर भी नहीं है। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मनहास डोडा से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर लोगों को कार पार्किंग की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन वहीं प्रशासन और ट्रैफिक विभाग लंबी ताने सोया है और कोई भी ठोस कदम इन लोगों के खिलाफ नहीं उठाया जा रहा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।